आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती है। भारत के संविधान निर्माता और समाज सुधारक बाबा साहेब अंबेडकर को देश भर में सम्मान और आदर से याद किया जा रहा है। संसद भवन में उनकी जयंती में उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद भवन में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके योगदान को याद किया गया। ये दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और कार्यों को याद करने और उनसे प्रेरणा लेने का एक अवसर है। दरअसल बीजेपी बाबा साहेब अंबेडकर को अपना बनाने में जुटी हुई है। इसके लिए बीजेपी ने इस बार अंबेडकर जयंती को लेकर देश भर में दलित आउटरीच का एक खास प्लान तैयार किया। बीजेपी का मानना है कि अब बाबा साहेब दलितों और समाज के शोषित वर्ग के लिए एक मसीहा या आइकॉन नहीं है, बल्कि देवता हो गए हैं। लिहाजा बीजेपी अपने कार्यक्रम में उनको वही सम्मान देती दिखाई दे रही है। दलित वोटर्स साधने की जो कवायद है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की है। बाबा साहेब अंबेडकर के जरिए देश के दलित वोटर्स को जोड़ने में बीजेपी भी जुटी हुई है। 13 से 25 अप्रैल तक भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान चला रही है बीजेपी। अंबेडकर जयंती पर देश भर की दलित बस्तियों में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। 15 से 25 अप्रैल तक बीजेपी जिला स्तर पर सम्मेलन करेगी। बीजेपी सम्मेलन में कम से कम 200 दलित बुद्धिजीवियों को बुलाया जाएगा। बीजेपी बताएगी कि कांग्रेस ने कैसे बाबा साहेब का अपमान किया। देश में दलित आबादी कितनी है ये आपको समझना चाहिए, ताकि आप इस खबर से इस पूरे मुद्दे को जोड़कर देख सकें। देश में 20 करोड़ 14 लाख दलित आबादी है। देश की आबादी का 16.63%, 76.4% दलित ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। देश के 23.6% दलित शहरी इलाकों में रहते हैं। ये जनगणना 2011 में जो हुई थी उसके मुताबिक ये आंकड़ा है। जाहिर है अभी और ज्यादा बढ़ा होगा। देश के कुछ राज्यों में दलित आबादी कितनी है वो भी जरा जल्दी से बताते हैं। पंजाब में 32%, हिमाचल प्रदेश में 25.2%, उत्तर प्रदेश में 22%, हरियाणा 20% से ज्यादा, बिहार 20%, दिल्ली 17%, पश्चिम बंगाल में लगभग 16% के आसपास। और इससे भी इन लोगों को साधना ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी होती है। बीजेपी की कोशिश भी यही है कि दलित समाज को साधा जा सके। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती, देश में राजनीति की धुरी इस समय बना हुआ है। बाबा साहेब को आज याद किया जा रहा है। दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये वही बाबा साहेब हैं जिन्होंने संविधान को बनाया और आज हमारा पूरा देश उनके बनाए गए संविधान के मुताबिक चलता है। हमेशा गरीबों, शोषित समाज के लिए बाबा साहेब अंबेडकर ने काम किया और उस वर्ग को साधने की कोशिश हर एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले या फिर बाद भी करती रही है। ऐसे में बीजेपी द्वारा ये बड़ा महाआयोजन किया गया है, ये बड़ा आयोजन किया गया है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस समय दलित वोटर्स को साधने की कवायद कर रही है। बाबा साहेब अंबेडकर के जरिए देश के दलित वोटर्स को जोड़ने की कोशिश बीजेपी की भी है। 13 से 25 अप्रैल तक भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान चला रही है बीजेपी। अंबेडकर जयंती पर देश भर की दलित बस्तियों में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। 15 से 25 अप्रैल तक बीजेपी जिला स्तर पर सम्मेलन करेगी। बीजेपी सम्मेलन में कम से कम 200 दलित बुद्धिजीवियों को बुलाया जाएगा। बीजेपी बताएगी कि कांग्रेस ने कैसे बाबा साहेब का अपमान किया है। देश में तकरीबन 20 करोड़ 14 लाख दलित आबादी है। देश की आबादी का 16.63% ये वर्ग है। 76.4% दलित ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। देश के 23.6% दलित जो हैं वो शहरी इलाकों में रहते हैं और इनको साधने की कोशिश की जा रही है। देश में सबसे ज़्यादा आबादी जो दलित समुदाय की है वो पंजाब में है, तकरीबन 32%, हिमाचल प्रदेश में 25.2%, उत्तर प्रदेश में 22%, हरियाणा में 20% से अधिक है, बिहार में 20% है, दिल्ली में 17%, पश्चिम बंगाल में 16% और ये जनगणना 2011 के आंकड़ों के मुताबिक है। तो जाहिर है इस फर्क को साथ करके
जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज करती है और ये महाअभियान बीजेपी द्वारा शुरू किया गया। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, आज बाबा साहेब को याद किया जा रहा है, अलग अलग मुद्दे हैं जो बाबा साहेब लेकर के आए और देश के पहले कानून मंत्री रहे बाबा साहेब, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या इसके बाद जातिगत जनगणना हो, ये तमाम मुद्दे ऐसे थे जिसका समर्थन तो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी थे, कुछ ऐसे मुद्दे भी थे जिसको अपोज करते थे बाबा साहेब, लेकिन आज वोट बैंक की राजनीति हो रही है। आज जब अंबेडकर से नाम जुड़ता है तो एक बड़ा शब्द आ जाता है वोट बैंक का, और उसी वोट बैंक पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो सियासत है वो अगल बगल घूमती हुई नजर आती है। 21वीं सदी में आ चुके हैं, एआई का जमाना आ चुका है और चीज़ें टेक्नोलॉजी से ड्रिवन हैं और इनफैक्ट चुनाव भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वोटिंग हो जाती है और ना जाने क्या क्या। कोरोना का समय देख चुके हैं और कोरोना के समय के दौरान भी चुनाव प्रचार हुआ तो एक घर में बैठकर नेताओं ने अपनी बात टेक्नोलॉजी वीडियो कॉल्स के माध्यम से देश दुनिया में पहुंचाई। लेकिन ये कहने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि आज भी दलितों पर राजनीति हो रही है जो दशकों पहले से होती आई है। दलितों के वोट बैंक और दलितों पर वोट बैंक ये आज की बात नहीं है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक का तौर तरीकों में बहुत बदलाव ला दिया है और ना सिर्फ पार्टी के, देश के राजनीतिक तौर तरीकों में भी बड़ा बदलाव आ चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उसके बावजूद भी आज जो ये कमंडल मंडल की जो पॉलिटिक्स है ये आज भी हो रही है। अब ये क्यों हो रही है इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये बात अलग है कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन जो वोट बैंक है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के स्टाइल को समझते हैं। पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने पहले एक लाभार्थी वोट बैंक बनाया जो जाति से और धर्म से ऊपर था, जिसमें हर धर्म का व्यक्ति है जिसके पास योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है वो लाभार्थी कैटेगरी में है और उम्मीद की जा रही है कि वो वोट करेगा। और पैटर्न देखा गया कि 90% जो लाभार्थी हैं 80% से 90% वो वोट कर रहे हैं। दूसरी बात की गई कि कैसे हिंदू कंसोलिडेट हो, इसीलिए बात ये कही जाती है कि हिंदुत्व पे राजनीति होती है तो देश में पूरा हिंदू कंसोलिडेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 2024 ने वो पिक्चर बीजेपी को दिखाई जिस पर आज राजनीति हो रही है। 2024 पे राहुल गांधी, विपक्ष, कांग्रेस ने बार बार ये नैरेटिव सेट किया कि संविधान बदला जाएगा, अगर 400 पार हुए तो संविधान बदला जाएगा और संविधान बदला जाएगा तो आरक्षण बदला जाएगा और फिर वो पार्टी जो बनिए ब्राह्मण वाली है या भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आरक्षण में तब्दीली करेगी। अब सवाल ये उठता है कि उसके बाद 240 आया। ये बात अलग है कि जब देश में 240 सीटें आई उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में चुनाव भी हुए और भारतीय जनता पार्टी ने उसी दलित वोट का उसी पाकर इतना बड़ा जीत हासिल भी की और वो जो नैरेटिव था संविधान बदल दिया जाएगा या आरक्षण तब्दीली कर दी जाएगी वो भी तोड़ दिया। ये तो था बैकग्राउंड जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हम भले ही बहुत आगे बढ़ रहे हैं अपने वोट बैंक की तरफ, तमाम चीजों की तरफ, महिला देश की आधी आबादी को एक नया वोट बैंक बना दिया है, लेकिन फिर भी जो ये ओल्ड मेथड्स हुआ करते थे वो हम नहीं छोड़ सकते। ये तो हुई अब तक की बात। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी जब किसी राज्य के चुनाव की तैयारी के लिए पहले दिन बैठती है तो वहां एक चीज देखती है। फर्ज कीजिए केरला का जिक्र करते हैं। केरला में कौन से बड़े धर्म या जाति के लोग हैं ये तय किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले केरला के चुनाव में हिंदू को कंसोलिडेट करने की कोशिश की और मुस्लिम वोटर्स के साथ भी अलग अलग तरीके से जो गरीब मुस्लिम थे उनसे बात करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे ये देखा कि जो हिंदू हैं वो कहीं ना कहीं लामबंद नहीं हुए जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी मैकेनिज्म और स्ट्रैटेजी के लिहाज से। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर एक बड़ा तबका है क्रिश्चियन वोट बैंक का जिसको टारगेट कर लिया है। कांग्रेस ये बेहतर तरीके से समझ रही है, इसको लेकर चिंता भी है। फिर चलिए हम जाति की बात करते हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे जैसी स्थिति, एक है तो सेफ है। ये हिंदुत्व पर वोट बैंक तो हुआ, राजनीति तो हुई, लेकिन फिर भी माइक्रो मैनेजमेंट के लिहाज से जितने भी एससी वोट बैंक था, एक बड़ी संख्या के एससी वोट बैंक, तो जो बुद्धिजीवी थे, जो बड़े पॉलिटिशियंस थे एससी के, उनको भेजा गया और अंडर द कार्पेट रात को 20-20 लोगों की पंचायत हुई, कभी 100, कभी 80, कभी 100, 150, 220, और पंचायत में ही उनको बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी आप लोग को क्या दे सकती है, आप लोग के लिए क्या क्या करेगी। जी
बच्चों के लिए क्या करेगी। और देखिए आप, महाराष्ट्र की जीत जबरदस्त जीत थी। फिर आप देखिए हरियाणा में जाट वर्सेस ऑल में कांग्रेस इस बात पे आश्वस्त थी कि जो दलित वोट है, एससी वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाएगा, कांग्रेस से बटेगा। जबकि आप देखिए बसपा भी मैदान में उतरी, और उसके अलावा बसपा की जो दूसरी पार्टी है जैसे रावण है, वो भी मैदान में उतरे। अलग अलग पार्टियां वोट काटने के लिए उतरी, पर असल में क्या हुआ, एससी वोट बैंक बीजेपी को पड़ा। अब एक बार फिर हम आते हैं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब जो कर रही है, वक्फ हुआ या अम्बेडकर पे 5 दिन का जो ये कार्यक्रम कर रही है, वो केवल बिहार चुनाव के लिए है। आप अभी कुछ देर पहले पंजाब के आंकड़े बता रही थी, पंजाब चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, 32%। पश्चिम बंगाल के आंकड़े स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आप देखिए पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यही 16% एकजुट होकर बीजेपी को वोट कर देता है तो पूरा का पूरा गणित बदल जाएगा। फिर आप देखिए कि वक्फ के लिहाज से जो पासमानदा और जो वोरा मुसलमान है पश्चिम बंगाल के, वो अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो कैसे मैथमेटिक्स बदल जाएगी। बैक टू जो आज अपना टॉपिक है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की जो राजनीति कर रही है, हम 22% वाले बिहार पे ही चलते हैं। आप सोचिए, बिहार में एक तरफ तो हिंदुत्व वाली इमेज तो है ही, लेकिन क्योंकि बिहार है वो, और बिहार से ही मंडल कमंडल की राजनीति, आप खुद बिहार से आती हैं, आप जानती हैं कि वहां पर जाति पॉलिटिक्स कितना महत्वपूर्ण है। तो वो 22% में से 18 से 20% भी भारतीय जनता पार्टी, 16% भी भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लाने में अगर कामयाब होती है, तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री किसी को भी बनाए, लेकिन सबसे बड़ी जीत उसकी होगी। और अमित शाह ने डंके की चोट पे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पटना जाकर भी, विधान पार्लियामेंट में भी ये बात कही है कि हम बड़े आंकड़े के साथ जीत कर रहे हैं। और देखिए देश में जैसे हम बात कर रहे हैं कि पुराना जो चीजें हैं वो निकल कर आ रही हैं, आज भी उत्तर प्रदेश बिहार के चुनाव, यूपी बिहार का चुनाव ही चुनाव होता है, यूपी बिहार के चुनाव से ही देश भर में मैसेज जाता है। ये बात अलग है कि अब गुजरात बहुत महत्वपूर्ण अंग हो चुका है, सभी राज्यों को बहुत महत्वपूर्ण, साउथ से एक मैसेज जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम पुराने नैरेटिव से बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार, और उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह जो एससी वोट बैंक है वो बड़ा जबरदस्त है। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए में पहला नैरेटिव तो तोड़ ही दिया कि भाई संविधान बदलेगा तो इस तरह से चीजें, अब दूसरा नैरेटिव ये है कि हम आपके लिए क्या करेंगे जो पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने या विपक्ष ने नहीं किया, मायावती ने नहीं किया, अखिलेश यादव ने नहीं किया, वो तमाम पार्टियां जो आपके बारे में बात करती थी, आप ही पर राजनीति करती थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो हम करके दिखाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने ब्राह्मण बनिए की इमेज से तो बाहर आ ही रही है, और यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर बार बार ये बात है कि क्या कोई ओबीसी एससी तो ना बना दिया जाएगा, जेपी नड्डा के बाद कोई एससी ओबीसी तो ना होगा। इसलिए ये एक बड़े नैरेटिव की बात है, और ये आज की नहीं है, ये 2029 तक का ये पूरी प्लानिंग है। क्योंकि जिस एससी वोट बैंक ने स्प्लिट होकर भारतीय जनता पार्टी को 240 के उस दरवाजे पे लाकर खड़ा कर दिया, 2029 से पहले के जितने भी राज्य हैं वहां पर इसी वोट बैंक से, उसके बाद हिंदू कंसोलिडेशन के साथ, और फिर जो गरीब पासमानदा और वोरा मुसलमान हैं उनके साथ आकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को एक बार फिर से भगवा रंग में रंगना चाहती है। जी अदिति, लेकिन जैसे कि आपने बिहार पॉलिटिक्स का जिक्र किया, कुछ हद तक उत्तर प्रदेश भी, और बिहार तो सबसे खास तौर पर जात पात की जो पॉलिटिक्स है वो होती रही है, जात पात की राजनीति के साथ वोटर्स जो हैं वो हमेशा बाइफकेटेड रहे हैं, और ये हम सब ने देखा है। और बीजेपी को सवर्णों की पार्टी कहा जाता है, ये भी पुख्ता तौर पर है। तो क्या आपको लगता है वाकई अम्बेडकर जी को जिस तरीके से उनको लेकर के जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, या बीजेपी अगर वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है, तो बिहार में ये वो हो पाएगा, वो भी तब जब नीतीश कुमार की मौजूदगी वहां पर है और वो खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं? इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है? इसका बेस्ट उदाहरण यह है कि महाराष्ट्र में आप देखिए कि मराठा पॉलिटिक्स कितनी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र को आप एक तरह से नहीं देख सकते, महाराष्ट्र को 6 भागों में आपको बांटना पड़ता है, फिर आपको देखना होता है, लेकिन उसमें जो एक स्थायी चीज है वो है मराठा पॉलिटिक्स। और भले ही आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो मराठा सपोर्ट, मराठा वोट बैंक ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। एनसीपी मराठा पॉलिटिक्स का, जिससे पूरा वेस्टर्न महाराष्ट्र आता है, पूरे मराठा पॉलिटिक्स। उसके बाद फिर मराठा पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा था शिवसेना, उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे। आज आप भारतीय जनता पार्टी उसी मराठा पॉलिटिक्स में सेंधमारी करते हुए आ गई है यहाँ पर, जहां पर अपने दम पर सरकार बना ली। अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को उसी को तोड़ना आता है। जाति ये सोच सकती है, केरला में ये सोचा जा सकता है कि हिंदू जितने भी हैं, लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियंस तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस मिथ को तोड़ा।
आप देखें कि अब वो चाहे पार्टियां तोड़ के होता है कि पार्टियां स्प्लिट हो जाती जी, हैं, अदिति। लेकिन अंततः बात ये है कि जातियों पे आज भी राजनीति होती है। बिहार में तो सबसे ज्यादा होगी। आरएलडी को बार बार जंगल राज इसलिए ही कहा जा रहा है, एक बार नहीं, अपने एक भाषण में 16-17 बार अमित शाह ये कहें कि जंगल राज की याद, वो यही जातियों के मिथ को तोड़ना है कि आप भले आरएलडी को सपोर्ट करते हो, आरजेडी लेकिन को। क्या वाकई में आपको वो समय चाहिए? तो सवाल ये उठता है कि आज के लोगों को, चाहे वो एससी, ओबीसी, ब्राह्मण, बनिए, किसी समाज से आते हैं या किसी धर्म से आते हैं, सबको विकास चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं के साथ विकास भी देती है और उनको ये अश्योरेंस भी जातियों में ये दिलाती है कि हम आएंगे तो आपके लिए क्या करेंगे। यहाँ तक कि आपने कभी सोचा था कि मुस्लिम समुदाय के गरीब तबके को ये बताया जाएगा कि हम महिला को सशक्त करेंगे, आपके बच्चे को आपका हक दिलाएंगे, आपका जो पति है वो बिना सोचे समझे वक्फ को जमीन नहीं दे सकता जब तक कि वो आपको सुरक्षित नहीं करेगा। ठीक वैसे ही दलित समाज कि कैसे दलितों के साथ जिस भी तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आज भले आपको लग रहा है 5 दिन का कार्यक्रम हो रहा है, आप मानती भी होंगी और आप इस बात पर यकीन मानिए कि ये 5 दिन तो केवल ऊपर का बुक का कवर है, अंदर की जो किताब है वो अगले लगातार 100 दिन तक का पूरा ये अभियान है, तो जहां पर पूरे देश में कवर लोगों को पता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के हमेशा पक्ष में रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, वक्फ कानून के हमेशा विरोध में रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, लेकिन क्या बीजेपी उनके इन विचारों को लोगों तक पहुंचा पाएगी? बिल्कुल, यही इसीलिए यही माइक्रो मैनेजमेंट है कि आपने अभी कुछ दिन पहले हम आप ही से चर्चा कर रहे थे, सुबह 9 बजे एक बैठक शुरू हुई। 9 बजे जेपी नड्डा और बीएल संतोष की भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में बैठक शुरू हुई। हर राज्य से 5 से 9, उत्तर प्रदेश से 9, राजस्थान से 9, कुछ छोटे राज्यों से 5, 7, 8, सुबह से लेकर रात 7:30 बजे तक एक मंथन हुआ, चिंतन हुआ, जिसमें हर राज्य के दलित नेता आए, हर राज्य के एससी नेता है और उनको ये पूछा गया कि आपके राज्य में किस तरह का कार्यक्रम हो जी, और कौन से एससी बुद्धिजीवियों को बुलाया जाए और वो कौन लोग हैं जो समाज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की योजना इतने % एससीओं को मिली है, चाहे फिर वो राशन के तौर पे मिली हो, गैस के तौर पे मिली हो, बच्चों को साइकिल मिली हो, बेटी की शादी कराई हो या बेटे को नौकरी लगवाई हो या स्किल डेवलपमेंट हुआ हो या लोन दिया हो, आपको घर घर जाकर पूरा डेटा तैयार हुआ है बताया। तो ये माइक्रो मैनेजमेंट में बीजेपी हमेशा उस पूरे नेक्सस को तोड़ देती है, जो महाराष्ट्र में मराठा पॉलिटिक्स में तोड़ा या केरला में क्रिश्चियन समुदाय को तोड़ दिया। घर घर जाकर ये बताया जाएगा कि आपको हम वो दे सकते हैं जो आज तक 70 सालों में आजादी के बाद आपको किसी ने नहीं दिया, आपको वो हक दिला सकते हैं। ये बात अलग है कि राहुल गांधी ने अभी हाल ही में अहमदाबाद की बैठक में एक बार फिर कहा एससी समुदाय को लेकर, ओबीसी को लेकर। तो आप देखेंगे कि आगे आने वाली राजनीति इसी पे रहेगी और अंततः हम 70 साल बाद भी जातियों की राजनीति में उलझे रहेंगे। आप और हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और जातियों में बांटकर या एकत्रित करके पॉलिटिकल पार्टीज अपना वोट का फायदा करती रहेंगी। लेकिन सवाल यही है कि वो राजनीतिक पार्टी जो जातियों पे भले आपको बांटे पर क्या वास्तविकता पे आपके घर में कुछ फायदा योजना के माध्यम से पहुंचा पाए, तो आप विकास चुनिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को राजनीति करने दीजिए। बिल्कुल। और ये जो सबसे बड़ी कोशिश है ये बिहार के लिए हो रही है बीजेपी की, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी के रहते हुए बीजेपी कितना लोगों को साथ पाती है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। इसी बीच